गुड इवनिंग भाई सभी को। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक है ये हमारी, जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। एग्जाम में 40 नंबर की ये बुक रहेगी आपकी, और मैक्रो भी जो है आपका वो 40 नंबर का रहेगा। शायद दिख नहीं रहा होगा, लिख देते हैं। मैक्रो जो है वो 40 नंबर का रहेगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो 40 नंबर में आपका डिवीजन कैसे, 3 यूनिट है, ठीक है। पहला यूनिट आपका 12 नंबर का, दूसरा 22 का और तीसरा 6 नंबर का है। इसके अंदर 3 चैप्टर है, इसके अंदर 5 चैप्टर है आपके, और इसमें 1 चैप्टर है। तो इस तरह से पढ़ने हैं। पहले स्टार्टिंग के 3 चैप्टर जो है आपके, वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो पोर्शन है जहां पर आपको ये समझना है कि इंडिया जो है जब आजादी के दिन थे तब, मतलब आजादी से जस्ट पहले, आजादी और आजादी के थोड़ा सा बाद, वो टाइम क्या था इंडिया के लिए, ठीक है। मतलब लगभग आजादी जो है 1947 1950 से 1990 तक, इन तीनों चैप्टर में हम बात करेंगे क्या क्या रहा, ठीक है। उसके बाद जो है 1991 की बात करेंगे हम, कि हमारे कंट्री में क्या क्या चेंजेस आए, क्या नए पॉलिसीज चेंज हुए। फिर करंट चैलेंजेस क्या है इंडिया में, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इस तरह की चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना तीनों एक साथ जब आजाद हुए तो चाइना इतना आगे पहुंच गया, हम यहाँ रह गए, पाकिस्तान हमसे भी पीछे रह गया। आजादी में लगभग साथ में ये आजाद हुए थे, ठीक है। 1947 में हम हुए थे, 1947 में ही पाकिस्तान हुआ था। वो 14 अगस्त लिखता है, अपना 15 अगस्त है, ठीक है। रात को हुए थे तो आगे पीछे का फर्क कर लिया है, और कुछ नहीं। और 1949 शायद लगभग जो है चाइना आजाद हुआ था। तो एक साथ ही आजाद हुए हैं लगभग। और फिर भी इतना डेवलपमेंट, किसी का बहुत ज्यादा किसी का बहुत कम, तो क्या कारण है, वो सब उस चैप्टर में जो लास्ट यूनिट है उसमें पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ से जो बातें हमें करनी है उन सभी के बारे में अगर हम देखें तो देखो, सबसे पहला चैप्टर जो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। भारत की आजादी के जस्ट उस समय की बात है कि इंडिया की जो इकोनॉमी हो वो किस तरह की थी, ठीक है। जी हाँ, देखो क्या लिखा है, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी से थोड़ा सा आगे पीछे की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, आजादी से पहले की बात अगर हम करें, ठीक है, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। जो आजादी की बात कर रहे हैं हम, किससे, अंग्रेजों से। लेकिन जब अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले भारत कैसा था, ठीक है। हम अगर इसको देखें तो देखो, इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट इकोनॉमी था, ठीक है, कब, अंग्रेजों के आने से पहले, ठीक है। और जिसमें हम एग्रीकल्चर जो था मेन सोर्स था लोगों के इनकम का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जिसको हम बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे बनता ही बनता है। आप ये मान लीजिए कि भारत देश जो है उसमें आजादी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो आजादी से पहले भारत जो है किस तरह से जिया करता था, मेन सोर्स क्या हुआ था, क्या होता था लोगों के जीने का, तो वो एग्रीकल्चर था, ठीक है। मेन सोर्स जो है लोगों के जीने का जो जरिया था वो एग्रीकल्चर था भारत में, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखो, इंडिया जो है पर्टिकुलरली जाना जाता था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए, मतलब हाथ से बनी हुई चीजों के लिए। आप मतलब समझते हैं इन सब चीजों को, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पुरानी चीजें जो हाथ की बनी हुई चीजें, हर चीज हम हाथ से बनाते थे पहले, ठीक है, हर चीज। और ऐसा कोई चीज नहीं जिसे हम हाथ से नहीं बना पाते थे। आजकल मशीनें आ गई हैं, ठीक है। जब से अंग्रेज आए हैं तब से मशीनों का चलन बढ़ा है, लेकिन उससे पहले हाथ से ही बनती थी सारी चीजें। तो इंडिया को जो है वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के आगे मामले में बहुत आगे माना गया है, और बहुत आगे हमेशा रहा। हम हर चीज हाथ से बनाते थे उन दिनों, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ कॉटन, मतलब देखो अगर हम कॉटन की बात करें, सिल्क की बात करें, टेक्सटाइल, मेटल, किसी भी चीज की आप बात कर लीजिए, हर चीज जो है भारत में हाथ से बनाई जाती थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में इंडिया सबसे आगे था, आप ये मान लीजिए, ठीक है, बहुत आगे था। और इंडिया में ज्यादातर लोग जो वो अपना अराउंड, मतलब अब 75 to 80%, ठीक है। अलग अलग किताब में अलग अलग दिया होगा, इसलिए घबराना मत, ठीक है। 75 से 80% लगभग हम बात कर रहे हैं। तो इंडिया में इतना परसेंट लोग जो है एग्रीकल्चर पे जो है अपना जीवन यापन करते थे, अपनी रोजी का मतलब जीविका, ठीक है, रोजी रोटी, है ना, वो जो है चलाया करते थे, ठीक है। इंडिया कुछ इस तरह का, आप समझ पा रहे होंगे, अपने दिमाग में पिक्चर बना पा रहे होंगे कि किस भारत की मैं यहाँ पर आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो आप उसकी कल्पना कर पा रहे होंगे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है, जब अंग्रेज आए तब भारत की शक्ल अगर हम देखें तो किस तरह की हुआ करती थी। कॉलोनियल गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात की जा रही है, फॉलोड द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक in their home country then development of Indian economy.
इस लाइन का क्या मतलब है कि भारत से हर चीज जो है अंग्रेज अपने देश ले जा रहे थे, ठीक है। और अपने देश ले जाने का मकसद क्या था कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने देश को और ज्यादा डेवलप करना चाहते थे और ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। रिसोर्सेज यहाँ के इस्तेमाल कर रहे थे और यहाँ की अर्थव्यवस्था पर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इंडिया की इकोनॉमी को इंप्रूव करने, सुधार करने पे वो बिल्कुल रत्ती भर ध्यान नहीं दे रहे थे। यहाँ से सिर्फ वो चीजें खाली करने में लगे होते, ठीक है। तो वो उन्होंने पॉलिसी ही ऐसी बनाई कि वो अपनी इकोनॉमी को, होम कंट्री जो है उनकी, ठीक है, ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो वहां वो बस अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा डेवलप करने पे और अच्छा बनाने पे, ठीक है, आधे से ज्यादा दुनिया पे जब इन्होंने अपना वर्चस्व बना रखा था, ठीक है, तो हर जगह से बस ये रिसोर्सेज लेकर आ रहे थे अपनी कंट्री में। इंडिया से भी इसी तरह से, अब इंडिया तो आप समझते हैं कि कितने ज्यादा रिसोर्सेज हुआ करते थे इंडिया में। सब चीजें यहाँ से जो है, आप समझ रहे हो, ठीक है, अपनी कंट्री को, अपने देश को प्रोटेक्ट करने और प्रमोट करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को अच्छा बनाने के लिए ले जा रहे थे। इंडिया की इकोनॉमी पे इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। आगे देखो, दिस पॉलिसीज ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, ध्यान से सुनना, कि भारत एक ऐसा देश बन चुका था, ठीक है, जहां पर आपको देखो ये सब जब बातें की हमने, कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल, इन सभी को बनाने में भारत बहुत आगे हुआ करता था, बहुत आगे, मतलब समझ रहे हो। तो कोई दूर दूर तक कोई टक्कर नहीं ले सकता था। तो अब जैसे मान लो ये इंडिया है हमारा, ठीक है, इंडिया है और ये यूके है, ठीक है। यहाँ से इंडिया से क्या करते थे ये लोग, अपने देश मटेरियल ले जाते थे, ठीक है, अपने देश यहाँ से सारा रॉ मटेरियल उठा उठा के ले जाते थे, ठीक है, वो भी फ्री में, ठीक है, बस ले जा रहे हैं यहाँ से उठा उठा के। और क्या करते थे, जैसे कॉटन लेके गए, इंडिया से कॉटन ले लेके इंडिया के लोग यहाँ प्रोड्यूस करते थे, यहाँ के लोगों से, किसानों से कॉटन प्रोड्यूस करवाते थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स, और बस पूरा जो कॉटन है उनसे लेकर के, ठीक है, उनसे लिया और अपने देश ले जाते थे, ठीक है, ना के बराबर रुपया देते थे और देते भी नहीं थे, ये मान लो ये स्थिति थी, ठीक है। अब क्या करते थे, वहां ले जाकर उस कॉटन से मशीनों के द्वारा, ठीक है, मशीनों के द्वारा क्या बनाते थे, शर्ट बनाते थे, पैंट बनाते थे, ठीक है, धोती कुर्ता जो है बहुत कम बनाते थे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उस समय वो बना रहे थे, क्योंकि लोगों का पैंट शर्ट का कोई यहाँ पर चलन नहीं था उस समय, धोती कुर्ते का था, तो वो बनाते थे और भारत लेकर आते थे बेचने के लिए, ठीक है। मतलब रॉ मटेरियल फ्री में आप इंडिया से ले जा रहे हो और इंडिया में ही मशीन मेड गुड्स लेकर आ रहे हो बेचने के लिए। और यहाँ देखो, अब समझना कहानी कैसे, पूरा वो पिक्चर जो दिमाग में लेकर आओ, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भारत एक ऐसा देश है जहां से क्या कर रहे थे ये लोग, ठीक है, जहां से क्या करते थे, पूरा रॉ मटेरियल ले जाते थे, कॉटन ले जाते थे, सब चीजें ले जाते थे और वहां से लेकर आते थे। किसी के पास कॉटन छोड़ते नहीं थे थोड़ा भी, अगर आपके पास कॉटन बचता तो आप खुद कपड़े बना लेते, चरखा और सब चीजें चलती थी ना, उससे आप बना लेते, तो आप खरीदते नहीं उनके, तो पूरा ले जाते थे। और जो कोई अगर थोड़ा बहुत बचाता था तो मार पीट के छुड़ा लेते थे उससे, मतलब बहुत कठिन स्थिति थी, बहुत ज्यादा बुरे हालात कर दिए थे इन्होंने। और हाँ ये बात सही है कि आप समझ लीजिए कि भारत देश में जो किसान थे उनके साथ बड़ा गलत करते थे, ठीक है, उनको प्रोड्यूस करने के लिए बोलते थे थोड़ा बहुत, मतलब समझते हो, पैसा दे दिया या कुछ अनाज दे दिया, मतलब इस तरह से, और बाकी सारा प्रोड्यूस करके ले जाते थे, ठीक है, उसको इतना दे देते थे कि वो और उसकी फैमिली थोड़ा बहुत साल भर का समय जो गुजार पाए, ठीक है, कुछ महीने गुजार पाए, फिर थोड़ा बहुत दे दिया, मतलब वो सिर्फ जीवन यापन कर पाए इतना दे पाते थे उन्हें, ठीक है, बाकी उनसे मजदूरों की तरह काम कराते थे, ये हालत कर रखी थी। तो अब इंडिया क्या करता था, कॉटन बचता नहीं था, ठीक है, तो अब क्या था, हाथ से जो हम चीजें बनाते थे, है ना, जैसे कपड़े बना रहे हैं या फिर धोती कुर्ता बना रहे हैं, कोई भी चीज जब हम हाथ से बना रहे हैं, तो उसमें सिचुएशन क्या थी कि रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल तो सारा यूके पहुंच जाता, ब्रिटेन पहुंच जाता, अंग्रेज ले जाते थे, तो हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होता था। तो हम जो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगी, गिरने लगी, ठीक है, धीरे धीरे करके, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है, बनाएंगे कहाँ से आदमी, ये एक बड़ी प्रॉब्लम होने लगी। फिर क्या हुआ कि जब यहाँ से लोग मशीन मेड गुड्स बना के लाने लगे, तो इंडिया के पास जब रॉ मटेरियल नहीं है, बनाएंगे कहाँ से, तो कपड़े तो पहनने हैं, तो जब यहाँ से जो बन के आते थे वो मजबूरी में खरीदने पड़ते थे। तो अब क्या था, धोती कुर्ता हम लोग जो है बनाते थे, लेकिन ये पैंट शर्ट बना के लाते थे, अब मजबूरी में वो पहनने पड़ते थे खरीद के, ठीक है, और हमें ज्यादा महंगे दामों में, मतलब समझ रहे हो, हमें महंगा
दाम जो है देकर खरीदने पड़ते थे पहनने के लिए। तो ये एक बड़ी स्थिति थी। फ्री में हमारा माल ले गए और उसको बना के लिया, हमें ही बेच रहे हैं, वो पैसे में खरीदना पड़ रहा है वो। तो मतलब कितनी बुरी स्थिति थी। तो इंडिया जो है धीरे 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 करके किस तरह से धोती कुर्ते से पैंट शर्ट की तरफ बढ़ता गया। वेस्टर्न कल्चर मजबूरी में लोगों को जो है यहाँ पर फॉलो करना पड़ा। हालांकि उस समय भी कई लोग थे जो नहीं कर रहे थे ये चीजें, ठीक है, अपने एंड पे थोड़ा बहुत कुछ कोशिश करते थे। तो लेकिन धीरे धीरे कल्चर वहां से बनना शुरू हुआ कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ सबसे पहले पहनावा जो था उससे वेस्टर्न कल्चर की तरफ भारत का बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, जो हम वहां का पोशाक थी, हमारी जो पोशाक थी उससे हटके मजबूरी में हमें उनकी पोशाक धारण करनी पड़ रही थी, उसको जो है हमें लेना पड़ रहा था, पहनना था क्योंकि जरूरी है कपड़ा। ठीक है, तो इस तरह का जो है सिस्टम बन रहा था। और फिर धीरे धीरे कल्चर बनता गया, वही चीज वेस्टर्न की तरफ हम लोग बढ़ते गए, फैशन में आता गया। जब आप देखो, अब ड्रेस की बात करो, कपड़ों की बात करो, इससे फिर खाने पीने की बात करो, आजकल आप इंडियन कल्चर जो है वेस्टर्न की तरफ कितना ज्यादा आगे जा चुका है। ठीक है, एजुकेशन की बात करो, हर चीज में। तो वो सब चीजें आप समझ पा रहे हो, वो सब चीजें आपको समझ रहे हैं, आप जानते हो उन चीजों के बारे में। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी ये सब चीजें समझ रहे हो। ठीक है, वो सब बातें लिखी है। तो देखो क्या लिखा, इनकी पॉलिसी क्या थी कि ये क्या करते थे, अपनी कंट्री से यानी इंडिया से रॉ मटेरियल, मतलब भारत को अपना सप्लायर बना लिया इन्होंने, यहाँ से सिर्फ रॉ मटेरियल ले जाते थे। ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म करते थे, कन्वर्ट करते थे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मतलब समझ रहे, मशीनों से बनाते थे, है ना। आप सिर्फ खुद रीडिंग कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें। ये वो बेसिक थ्योरी नहीं है कि आप पढ़ लिया आपने, इसके पीछे हर चीज के पीछे कहानियां हैं। ठीक है, वो आपको समझनी पड़ेंगी, वो सुननी पड़ेंगी आपको, तभी समझ में आएंगी। ठीक है, तो फिर क्या करते थे, ब्रिटेन से वो मशीन मेड गुड्स आते थे, लोग खरीदते थे। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम चल रहा था। आजादी से पहले भारत इस तरह का था, आजादी के समय ऐसी भारत की जो है शक्ल हो गई थी। लेकिन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आजादी से पहले बहुत अच्छी थी, आजादी के बाद हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, सॉरी, आजादी के समय से ही आप समझ लो। ठीक है, और जब ब्रिटिश रूल था तब से ही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज धीरे धीरे करके गिरने लगी। तो ये जो है इस चैप्टर में अब धीरे धीरे करके अब हमें आगे बढ़ना है, क्या क्या कहानियां थी। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी, मुझे ऐसा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें जो हमारा सिस्टम मतलब था, उसको कैसे एक एक करके अगर हम बात करें, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको हम एग्रीकल्चर में कैसी थी आजादी के समय, आजादी के जस्ट बाद, हमारी इंडस्ट्रीज कैसी थी, फॉरेन ट्रेड की क्या हालत थी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या कंडीशंस क्या थी। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, व्यवसाय का जो है आपका वो किस तरह से हुआ करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो किस तरह का था। इन सब चीजों के बारे में हम धीरे धीरे करके, देखिए पूरे चैप्टर का निचोड़ ये हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर कैसा था आजादी के समय, एग्रीकल्चर में समस्याएं क्या थी, कठिनाइयां क्या थी, इंडस्ट्री कैसी थी हमारे भारत देश की। तो इन सब चीजों के बारे में हम एक एक करके चैप्टर में पढ़ेंगे, यही पूरा चैप्टर के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर को देखते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में देखो, एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस समझ रहे हो, 1900 के समय की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 1945 से 1950 के आसपास की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आजादी होने के आसपास के समय चल रहा है ये। ठीक है, आजादी होने के आसपास का समय चल रहा है ये, समझना मेरी बात। ठीक है, तो उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था इंडिया में, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, कितना ज्यादा लोगों के लिए जरूरी था, क्या समस्याएं थी, क्या चीजें थी, वो सब चीजें हमें इसके अंदर समझना है। देखो, अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, मतलब समझ रहे हो 85, समझ रहे हो 80 to 85% लगभग इतनी पॉपुलेशन जो वो एग्रीकल्चर पे अपना जिंदगी जी रही थी। हर कोई व्यक्ति का लाइफस्टाइल बहुत इजी था उस समय। ठीक है, अपना किसी मतलब जितने लोग हैं उनके हिसाब से छोटा मोटा घर या जो भी व्यवस्था थी उनकी रहने की, ठीक है, वो हुआ करती थी। ठीक है, महिलाएं जो है अपने घर में चीजें संभाला करती थी, पूरे घर में व्यवस्थाएं जो है किस तरह से की जाएंगी उन सब चीजों पे ध्यान दिया करती थी। पुरुषों का एक बड़ा महत्व हुआ करता था। ठीक है, बहुत कम उम्र से ही जो है वो अपने काम पर जो है बाल, मतलब समझ रहे हो बाल उम्र जो होती है उस समय से ही वो अपने घर के बड़े जो थे उनके साथ काम में हाथ बटाने लगा करते थे। ठीक है, और आप ये समझ लीजिए कि 12, 13, 14 साल की उम्र से ही बच्चे काम किया करते थे उस समय। ठीक है, काम नहीं कहेंगे उसको, सहयोग जो है अपने परिवार का करना शुरू किया करते थे, जिसमें पुरुषों का ये महत्व हुआ करता था कि वो जो है अपना किसानी जो है, खेती किसानी मतलब समझ जो उनकी जमीन है उस पर इतना उत्पादन करेंगे जिससे वो अपने परिवार का
जिससे वो अपने परिवार का किस तरह से जो है, समझ रहे हो, लालन पालन, मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, किस तरह से उनको उनके पालन के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए, ठीक है, आप ऐसे कह लीजिए, जो प्रोड्यूस करना, ठीक है, जैसे गेहूं है, चावल है, तो क्या किया, जैसे मान लो 2 किसान हैं, ठीक है, एक ने क्या किया, पूरे अपने गेहूं प्रोड्यूस कर लिए, एक ने चावल प्रोड्यूस कर लिए, तो इस तरह से अब जैसे इसको पता है कि मेरे यहाँ पूरे नहीं लगेंगे, इसको ही पता है मेरे यहाँ पूरे, तो एक्सचेंज कर लेते थे, तो बार्टर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिससे दोनों का टेस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है, एक को चावल मिल जाएगा, एक को गेहूं मिल जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, बर्बाद नहीं होगा, जिसको जितना जरूरत है उतना वो रख लेगा, बाकी दूसरे को, तो सर से शेयर भी कर लेते थे वो लोग, जो बार्टर सिस्टम हुआ करता था उस समय, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सिंपल सी लाइफस्टाइल लोग वहां पर जिया करते थे, ठीक है, अपने परिवार के लिए उतना खेती कर ली उन्होंने, ठीक है, रहने की व्यवस्था कर ली, और अपना दिन भर अपना अपना जो है उनका जो काम है उस पर ध्यान दिया करते थे, ठीक है। और अगर आप देखो तो शिक्षा की बात करें जब, ठीक है, और थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा महत्व नहीं हुआ करता था, ठीक है, वो गुरुकुल वाले जमाने की अगर हम बात करें, वो बहुत पुराना समय है, ठीक है, और जब हम आजादी के समय के आसपास की बात कर रहे हैं, तब ये ज्यादा नहीं हुआ करता था, ठीक है, एजुकेशन के बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, ठीक है, समझने वाली उस टाइम की, लेकिन हाँ मतलब बहुत ज्यादा रोल नहीं था, बहुत एक लिमिटेड सी एजुकेशन लोग जो है वो लिया करते थे उन दिनों, ठीक है, लेकिन बहुत जरूरी और जीवन के लिए बहुत काम आने वाली शिक्षा जो है वो नीतियां सीखा करते थे। चलिए, तो हम अगर हम देखें कि फीचर क्या है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, हम जो एग्रीकल्चर टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें फीचर्स की अगर हम बात करें, इंडियन एग्रीकल्चर जो है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, अच्छा ईव का मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक है, ईव का मतलब समझते हैं ना, शाम होती है रात से पहले, ठीक है, इवनिंग कहते हैं, तो जस्ट मतलब समझ पा रहे हैं ना, आजादी के सिर्फ आसपास की बातें हो रही है बार बार, ठीक है, इसको ध्यान रखो। फीचर्स क्या थे, पहला लो प्रोडक्टिविटी, आप एक बात समझ लीजिए, पिछले 1-2 साल से छोड़ के हमेशा ये क्वेश्चन आता रहा है कि एग्रीकल्चर जो है उसके फीचर्स या प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है, फीचर्स या प्रॉब्लम पूछे जाते हैं हमेशा, और उम्मीद है कि इस बार के पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, जो 2020 का जो बैच है, ठीक है, जो अभी बोर्ड देंगे बच्चे, ठीक है, जून जुलाई जब होगा, आप लोगों का 21 का बैच होगा, ठीक है, उसमें अभी कुछ नहीं कह सकते, 20 का पेपर जब आएगा, ठीक है, तब आप लोगों के पेपर का आइडिया लगा पाएंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 20 वाला जो बोर्ड होने वाला है अभी, उसमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि पिछले 2 सालों से नहीं आया। तो फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन एग्रीकल्चर की अगर हम फीचर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, आजादी के समय के आसपास, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है कि हम बहुत बड़े क्षेत्रफल में अगर उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर फसल जो है जितनी हम उम्मीद कर रहे हैं उतनी प्रोड्यूस नहीं होती है। कारण क्या है, देखो, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है इंडियन एग्रीकल्चर में थी, ठीक है, वॉज वेरी लो, यहाँ लिखा हुआ है, बिकॉज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। कारण क्या है, लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है वो लो थी बिकॉज टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, पहला कारण भी अगर वो पूछे कि हमारे एग्रीकल्चर की इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई, पहला टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, उस समय भी लोग जो है ना, बैल जो होता था, ठीक है, उससे अपना हल से जो है खेत को जोतने का काम करते थे, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है, हम वही पुराना सिस्टम जो था पानी और सिंचाई का उसी पर निर्भर थे, हमारे पास कोई लेटेस्ट व्यवस्था नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिस्टम नहीं था, फैसिलिटीज नहीं थी इरिगेशन की, ठीक है, बट द ब्रिटिशर डिड नॉट इंटेंडेड टू स्पेंड, ठीक है, ऑन टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। और जो अंग्रेज थे वो भी इस तरह के लोग थे कि वो भी किसी भी तरह से अपना 1 रुपया खर्च करने पर इंटरेस्टेड नहीं थे इंडियन एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, वो सिर्फ यहाँ से लूटने पर उतारू थे, ठीक है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर रहे थे कि जो रिसोर्सेज हैं उनको कलेक्ट करके अपनी कंट्री, अपना होम कंट्री जो है वहां तक ले जाना, ये उनने पर्पस बना लिया था, ये पॉलिसी बना ली थी। यहाँ पर एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है, क्योंकि यहीं के एग्रीकल्चर से वो लोग चीजें कमा रहे थे, तो यहाँ के एग्रीकल्चर पे, टेक्नोलॉजी पे, है ना, इरिगेशन फैसिलिटीज पे 1 रुपया खर्च करने वो लोग तैयार नहीं थे, तो प्रोडक्टिविटी कम थी, ठीक है, लेस ड्यू टू यूज कॉस्ट, ठीक है, प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम था, प्रोडक्टिविटी कम थी, ठीक है, और कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। देखो, ओनर ऑफ द सॉइल वर डिफरेंट फ्रॉम द टिलर ऑफ द सॉइल, टिलर मतलब फार्मर, ये टर्म जो है आपको इस तरह के शब्द मिलेंगे,
इनको समझना है आपको, ठीक है। टिलर जो है वो फार्मर है यहाँ पर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जमीन का, सॉइल का ओनर मतलब मालिक कोई और है, ठीक है, और खेती कोई और कर रहा है। जो आपको जमींदार वगैरह पता है ना, पढ़ेंगे हम, मतलब सब चीजें पढ़ेंगे। तो वो अपनी जमीन छोटे छोटे किसानों को खेती करने देता था, ठीक है। अब क्या होता था, जो ओनर है वो क्या करता था, एंजॉय करता था आउटपुट, मतलब जब खेती होकर आ रही है तो पूरा मतलब 90% 95% पूरा अनाज अपने पास रख लेता था वो, ठीक है। 5-10% जो किसान खेती कर रहा है उसको दे देगा, जिससे वो अपने परिवार का साल भर काम चला ले, ठीक है। आगे लिखा, बट डिड नॉट बियर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। और ना ही वो, मतलब समझ रहे हो, इतना कम उसको देता था। एक बात, दूसरी चीज कि वो ये भी नहीं देखता था कि खेती कैसी हो रही है, जमीन की क्या हालत हुई पड़ी है। वो तो सिर्फ ये कहता था किसानों को कि हम, आप हमें इतना ला के दो, और वो कैसे भी करे बेचारा। तो बहुत समस्या थी, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, जो प्रोडक्शन कर रहे थे उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी, ठीक है। ये कठिनाइयां जो है उस समय किसानों को देखनी पड़ रही थी। देखिए और भी पॉइंट्स हैं जो इसमें हमें देखना है। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ मींस ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। ब्रिटिशर जो है, मतलब कहने का मतलब क्या, ब्रिटिशर बिल्कुल भी रुपए खर्च नहीं करते, बिल्कुल भी अपना जो है टेक्नोलॉजी या रुपए बिल्कुल नहीं खर्च करते थे किस चीज पर, इरिगेशन पे। डिड नॉट टेक इनिशिएटिव टू डेवलप द मींस ऑफ इरिगेशन, सिंचाई व्यवस्था के लिए कोई काम नहीं था, ठीक है। एग्रीकल्चर कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन रेनफॉल, मतलब समझ रहे, इंद्रदेव के भरोसे था। जितना मतलब किसानी हो रही थी, खेती हो रही थी, जितना उत्पादन हो रहा था वो सब इंद्रदेव के भरोसे था, क्योंकि सरकार जो है उस समय ब्रिटिश की बिल्कुल भी खर्चा करने तैयार नहीं थी। और मानसून जो है क्या होता था, कभी बहुत ज्यादा है, कभी बहुत कम है, कभी बहुत तेज बारिश हो गई, कभी सूखा पड़ गया, तो इससे खेती को बहुत नुकसान होता था, ठीक है। बहुत ज्यादा नुकसान जो है खेती को झेलना पड़ता था। लेकिन अंग्रेजों को तो सिर्फ अपने काम से मतलब था। तो एक मतलब सिंचाई व्यवस्था ना होना, ये एक बहुत बड़ा समस्या थी, ठीक है। फिर है सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। क्या हुआ कि जब तक, देखो मैं एक चीज समझा, ठीक है। पता नहीं मैं जो बना रहा हूँ वो कितना सही है, कितना मतलब थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। बस बना रहा हूँ, समझने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे अपना हिंदुस्तान है, ठीक है, समझ लो, बस सीरियस मत लेना, ठीक है। तो ये 14 अगस्त 1947, तब भारत कुछ ऐसा था, ठीक है। 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 की रात क्या हुआ, आजादी हुई, इस रात 12 बजे, ठीक है। तो इस तारीख के बीच में ये आजादी का दिन बन गया। पाकिस्तानियों ने कहा हम आपसे पहले मनाएंगे, बनाओ अपने लिए 15 तारीख है। क्यों? अपने लिए जब सुबह हुई, अपना जो हिंदी का कैलेंडर है और अपन उस हिसाब से देखें तो अपना दिन शुरू होता है जब सुबह होती है, ठीक है। तो अपन ने इस दिन को मानना शुरू किया। अब क्या हुआ, जिस दिन भारत बंटवारा हो गया, तो मान लो यहाँ से पाकिस्तान चला गया, ये पाकिस्तान रह गया, ये इंडिया रह गया। तो क्या था कि ये आपको पता है नहीं, मुझे नहीं आइडिया यहाँ, लेकिन लाहौर, पंजाब, पंजाब जो है ये पंजाब है, ठीक है। आज के टाइम की अगर हम बात करें, आधा हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान में, आधा पंजाब जो है इंडिया में है। आपको पता पाकिस्तान में भी पंजाब है और अपने आप भी है, ठीक है। एक और कोई ऐसी जगह इंडिया और पाकिस्तान दोनों है, जो मुझे उसका नाम याद नहीं है अभी, लेकिन है, ठीक है। वो अपने यहाँ साउथ में कहीं है, वो पंजाब में भी है। और आपको पता पाकिस्तानी जो है 70 से 80% लगभग, बहुत मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वहां की वो पंजाबी बोलती है। कहाँ की? पाकिस्तान की, ठीक है। खैर वो सब विषय नहीं है अभी। कहने का मतलब क्या है, आपको पता है पाकिस्तान जो अपना है, हरियाणा है, यहाँ पर यूपी एमपी है, तो यहाँ कितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है, खेती कितनी ज्यादा होती है। केरला साइड आप देखो साउथ में, तो यहाँ जो एक बहुत बड़ा पोर्शन था फर्टाइल लैंड का हमारे पास, वो हिस्सा, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पास जो जमीन का हुआ करता था भारत के पास, जिस पर हम खेती करते, जिससे हमारे देश को फायदा हो रहा था थोड़ा बहुत, वो हिस्सा पूरा पाकिस्तान चला गया, ठीक है। जब आजादी हुई, बंटवारे के समय जब पाकिस्तान बटा, तो हमारे पास जो खेती का मतलब समझ रहे हो, एक बहुत बड़ा जो अच्छा हिस्सा था जहां पर हम खेती करते थे, वो पूरा पाकिस्तान चला गया। तो इसका भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। देखो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के समय जब बंटवारा हुआ, ठीक है, तो सब डिवीजन ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ अवेलेबल लैंड होल्डिंग्स आफ्टर ह्यूज proportion of highly fertile land went to Pakistan due to partition। जब बंटवारा हुआ तो हमारा जो एक जमीन है जिस पर बहुत अच्छी खेती हुआ करती थी, ठीक है, आपको पता है ये पीओके वाला हिस्सा जो है पाकिस्तान और कश्मीर के आसपास वाला, ठीक है,
यहाँ बहुत अच्छा, मतलब समझ रहे हो, पहाड़ी इलाका जो है बहुत, मतलब इतना अच्छा वहां पर होता है, ठीक है, है ना। लेकिन वो सब पाकिस्तान चला गया। कश्मीर पे नजर क्यों है पाकिस्तानियों की? क्योंकि कश्मीर देखो, टूरिज्म के हिसाब से अगर हम बात की जाए, कश्मीर बहुत ज्यादा है, ठीक है। पाकिस्तान उसकी सुंदरता की बात करें तो कश्मीर मतलब समझ रहे हो क्या ही बात करें, ठीक है, इतना बेहतरीन है। और इसके अलावा अगर आप देखो कि कश्मीर जो है वहां पर अपने आप में जो है कश्मीर से थोड़ा सा आगे जब आप आते हो तो वहां का जो टेम्परेचर है वो आपको पता है या नहीं मुझे नहीं आइडिया, लेकिन वो आपका सेब जो है, एप्पल के प्रोडक्शन के लिए कश्मीर जो इलाका है बहुत अच्छा है। केसर, मतलब पूरे देश में सबसे अच्छी केसर अगर कहीं होती है तो वो है कश्मीर, ठीक है। कश्मीर मतलब समझ रहे हो इतनी बेहतरीन जगह है कश्मीर कि अगर कश्मीर अगर पाकिस्तान के पास चला गया तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत सुधर जाएगी, बहुत ज्यादा, समझ रहे हो। तो और हमेशा से हिंदुस्तान के पीछे पड़ा हुआ है पाकिस्तान कश्मीर को लेकर, ठीक है। तो ये इस तरह के कारण ये भी है, और इसके अलावा बहुत और भी कारण है, ठीक है। लेकिन ये एक बड़ा कारण हमेशा से रहा, क्योंकि वो कश्मीर से पंजाब और अपना दिल्ली तक ये पूरा पोर्शन पाकिस्तान में करना चाह रहे थे जब आजादी का समय था तब, लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। तो इस तरह की बातें, खैर फिलहाल समझने वाली बात यही थी कि हमारा जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जो फर्टाइल लैंड थी, वो पार्टीशन में पाकिस्तान चली गई, ठीक है। तो ये जो है कारण है, ये सब फीचर्स हैं किसके, इंडियन एग्रीकल्चर जो है आजादी के समय जो है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये फीचर्स हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने समझ लिया, मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी इसको रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। इसके आगे जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स, वो सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।